इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का जो व्यावसायिक अध्ययन है आपका क्लास 12 के लिए, उसका ये पार्ट 3 होगा। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है। ये पूरा सीरीज़ है, एक तरह का कंप्लीट सीरीज। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको और भी अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन आपके पूरे बुक से लिया है, सीक्वेंस वाइज में लिया है, चैप्टर वाइज में लिया है, और साथ ही साथ मैंने इसका आंसर अपने शब्दों में तैयार किया है। ये काफ़ी आसान है समझने में भी, पढ़ने में भी, और हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, चूँकि सीक्वेंस में है, कहीं से भी मैंने नहीं उठाया, चैप्टर वाइज मैंने लिया है क्वेश्चन को। आप देखेंगे जब आप कंप्लीट करके जाएंगे एग्ज़ाम में, इस सीरीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ आप कंप्लीट कर जाओ, फिर आप एग्ज़ाम में देखोगे कि कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है इससे। ठीक है, समझिएगा बात को। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है, ये पूरा पीडीएफ है। शॉर्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में 121 क्वेश्चन है, 121, ध्यान से सुनिएगा। 121 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना है यहाँ से, इस बात को आप 100% समझ लीजिए। ठीक है, आप 100% लिख कर आएंगे, सिर्फ आपको ईमानदारी से हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करना है, और मैं इसको नोट करने का भी वक्त दूंगा आपको, आप नोट करेंगे। ठीक है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। तो आज का जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हमने लिया था उदारीकरण, एक क्वेश्चन मैंने वैश्वीकरण समझा दिया था, इसका उदारीकरण सॉरी, निजीकरण समझेंगे इसको। ठीक है, निजीकरण क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है जिसको आए दिन आप सुनते भी रहे होंगे। अभी हाल ही में एक बड़ी चर्चा रहती है रेलवे के निजीकरण का। इसका मतलब आप जानते भी हैं कि होता क्या है एक्चुअली। अभी रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के पटरी से लेकर ट्रेन को संचालन तक, स्टेशन तक, लमसम सारी चीज़ें रेलवे की अपनी है, ज़मीन से लेकर क्वार्टर तक सरकार के हाथों में। सरकार उसकी देखरेख करती है, उस उत्पादन को चलाती है, सरकार सारा काम करती है, उससे जो भी पैसा आता है सरकार के खाते में जाता है, सरकार उससे जो भी करती होगी। ठीक है, लेकिन ये सरकारी है, रेलवे क्या है? सरकारी। अभी आप सुन रहे होंगे कि सरकारी रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, मतलब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। निजी हाथ का मतलब क्या? किसी रामू को दे दिया जाएगा, किसी श्यामू को दे दिया जाएगा, नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया जाएगा इसको, कि आप ट्रेनें चलाइए, है ना, आप मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, जो भी प्राइवेटाइजेशन के जो भी सरकार के अपने नियम होंगे, है ना, उसके तहत वो उसे सौंप देगी कि आप चलाइए। एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है, एक तरह से बहुत नुकसानदेह भी होता है कहीं कहीं पर, क्योंकि जहाँ अच्छा होता है वहाँ पे ख़राब भी होता है। अच्छी बात यह है कि व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी आपकी। एक तरफ आप स्कूल, सरकारी स्कूलों को देखिए, ये अलग बात कि सरकारी स्कूल में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ क्या है, सरकारी के नाम से ही लोग वहाँ पर अपनी लेजीपन दिखाते हैं काम के प्रति। ठीक है, लापरवाह होते हैं वहाँ के लोग। काम अगर ढंग से करें तो सरकारी स्कूल से अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं होगी, ये बात आप जान लीजिए। वहीं आप प्राइवेट स्कूल को देखिए, वो कितना अच्छा से उसके हाथ में होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो पावर है वो डायरेक्ट है। यहाँ अगर कोई भी सरकारी चीज़ें हैं तो वो मैनेजमेंट का पावर इनडायरेक्ट जाता है। ठीक है, वहाँ सरकार डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती है। अब मान लिया जाए कि आपके गांव में कोई स्कूल है, ठीक, तो उसके लिए सीधे हमारे प्रधानमंत्री रोज़ तो नहीं आके चेक करेंगे उसको कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल के भरोसे चल रहा है, अब प्रिंसिपल ही भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा वहाँ का, बताइए आप। ठीक है, तो आपको समझना है कि निजीकरण भी एक तरह का हथियार था। आपने देखा होगा कि हमारे देश की कई ऐसे मोड़ आए आज़ादी के बाद, जहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। एक ऐसा ही मोड़ 1991 में आया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई। अब ऐसी स्थिति में उस समय के जो वित्त मंत्री हमारे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इन नीतियों को अप्लाई किया कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिसमें सरकार अपना काम कर रही है ना, उसे आप निजी हाथों में सौंप दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो इसको पूरी तरीके से हैंडल करे, और साथ ही साथ उसको रोज़गार भी उपलब्ध करा दे। ठीक है, एक तो बात यह होगा कि उस आदमी को खुद का रोज़गार मिलेगा, और दूसरी बात यह होगी कि वो और भी लोगों को रोज़गार दे सकता है।
ठीक है। जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच सकती है वहाँ तक आम आदमी अच्छे से पहुँच सकता है, ये बात आप समझिए। तो निजीकरण में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ऐसे नहीं कि सरकार खुद को सरकारी तंत्र दे दे, नहीं, औद्योगिक इकाइयाँ, सरकार भी अपना उद्योग चलाती है, ठीक है। सरकार भी अपना बहुत सारा काम करती है, ठीक है। सरकार भी बहुत सारी चीज़ें बेचती है सरकारी नाम से, ठीक है। तो वो जो उद्योग हैं वो निजी हाथों में, निजी लोगों को, निजी व्यवसायियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई कि भाई आप चलाओ, ठीक है, आप चलाओ इसे, आपको फ्री दिया जा रहा है, ठीक है, आप चलाइए इसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निजीकरण से आज से आपने बिल्कुल समझा कि निजीकरण से आज से औद्योगिक इकाइयों को निजी हाथों में या निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित का मतलब देने से आपको दे दिया गया आपके क्षेत्र में, मतलब सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए, सरकार ने निजी हाथों में व्यवस्थाओं को दे दिया कि आप चला सकते हैं, ठीक है। आज के डेट में अगर सरकारी रेलवे आप देखते होंगे, ठीक है, ट्रेनों की क्या स्थिति आप जानते हैं, सरकारी है, लेकिन एक फ़ायदा तो ये है कि आदमी को सरकारी के नाम पे आप कम से कम खर्च में कहीं से कहीं जा सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट में तो भाई प्राइवेट आदमी अपने हिसाब से काम करवाएगा, व्यवस्था तो बिल्कुल बेहतर मिलेगा, लेकिन जैसे ही प्राइवेट हो जाएगा वैसे किराया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा व्यवस्थाओं के नाम पे। तो लेकिन हाँ ठीक है, जैसा भी हो सरकार अपनी नीतियों पर अमल करे, हम आपको समझना है इसे। निजीकरण से आज से औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व में थे। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक में थे, मतलब सरकारी हाथ में थे। अब सिंपल शब्दों में इसको अपने शब्दों में लिख लो कि जो चीज़ सरकार के हाथ में थी उसको सरकार ने प्राइवेट आदमियों को दे दिया कि आप चलाओ, ठीक है, बात समझना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो निजीकरण समझ गए, निजीकरण से आज से औद्योगिक इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 22, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब देश के सामने ये व्यवस्थाएं भी थी, ये परेशानी भी थी 1991 के समय कि भाई ठीक है मैंने निजीकरण कर दिया, है ना, लेकिन हमारे देश में ऐसे संसाधनों की वैसी ही कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तकनीक हमारे यहाँ कम है, हम चाहकर भी सस्ती दरों पर सामान नहीं बना सकते, हम चाहकर भी सब लोगों को सारी सुविधाएं नहीं दे सकते, तकनीक नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे जापान के पास तकनीक है, जैसे अमेरिका के पास तकनीक है, जैसे रशिया के पास तकनीक है, वो सारी तकनीक हमारे यहाँ कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ दिक्कत है, सामानों की दिक्कत है, हमारे यहाँ संसाधनों की दिक्कत है, लेबर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ भरपूर पड़े हैं, टैलेंट की कमी नहीं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मुसीबतें हैं, संसाधन कम है। तो संसाधन कम होने की वजह से हमारे यहाँ उतनी सस्ती चीज़ें, उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही, ठीक है। आप देखते हो कि आपको 10 रुपया का भी टूथपेस्ट मिल जा रहा है, इतनी महंगाई के दौर में भी आपको ये चीज़ें सस्ती मिल रही, आपको 1 रुपया का शैम्पू मिल जा रहा है, ठीक है, आपको दवाई सस्ती मिल जा रही है। मतलब जहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं वहाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबल मार्केट की हैं, और हमें चूँकि वो बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है तो स्वाभाविक है कि उसको कॉस्ट कम पड़ता होगा। तो कॉस्ट कम पड़ता है तो हमको आसानी से और कम सस्ते दरों पर मिल जाती है। तो सरकार ने यही किया कि ऐसे लोगों को आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ आइए और सामान बेचिए। अभी चाइना के साथ टक्कर चलता रहता है हमेशा कि चाइनीज सामान नहीं खरीदने हैं, नहीं खरीदने तो फिर जाएंगे कहाँ, आप समझिए, है। एक सेट है रियलमी, ठीक है, अब जानते हैं कि जो क्वालिटी वो 5000 में देती है वैसी क्वालिटी भारतीय कंपनी में किसी के पास है ही नहीं, आदमी जाएगा कहाँ। तो आम आदमी जिसमें खुश रहे, काम वही होना चाहिए। सरकार ने भी वही किया कि ऐसी कंपनियों को जो सस्ती कीमत पे हमारे यहाँ सामान बेच सके और आम जनता तक वो सुविधाएं पहुँच सके, आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ठीक। तो ऐसी कंपनियों को सरकार ने अपने यहाँ आमंत्रण किया, अपने मार्केट को अटैच किया ग्लोबल मार्केट से, ठीक, ग्लोबल मार्केट से अटैच किया और वैश्वीकरण किया। वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व के साथ जुड़ा,
खुद वहाँ से भी सामानें खरीदी और ख़ुद यहाँ से भी सामानें वहाँ बेची। जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ चाय की, मसालों की अच्छी खेती होती। अब सोच कर देखिए कि अगर सरकार प्रतिबंध लगा दे कि आपको विदेश नहीं बेचना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप खाओ, जो बचेगा उसको फेंक दो। भाई फेंकने से अच्छा है कि उसको बेच के 2 पैसा कमा लिया जाए, कुछ पैसे हमारे देश में आ जाए तो क्या बुराई है। तो सरकार ने भी इस पर दिमाग लगाया कि जो चीज़ें हम बेच कर ला सकते हैं विदेशों से पैसा, है ना, विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं, वो क्यों ना किया जाए। तो सरकार ने इन नीतियों को भी अपनाया, जिसका नाम है वैश्वीकरण। सरकार ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व, वैश्वीकरण का ग्लोबल मार्केट का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व में एक चीज़ आपको मिल जा रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो आप यहाँ मिल जाएगा वो आपको विदेश में भी मिल जाएगा, वो दूसरे देश में मिल जाएगा, वो दूसरे चीज़ों चूँकि ज़रूरत के हिसाब से लोग सामानों को ख़रीदता है, ठीक। हाँ, लेकिन कुछ लोकल चीज़ें हैं जो आपको कहीं हो सकता है अपने क्षेत्र में मिले, दूसरे क्षेत्र में ना मिले, ठीक। तो वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है, एक ऐसा मार्केट जिसमें सारे विश्व के लोग उससे जुड़े, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, संगठन भी है कि सारे विश्व के लोगों को उसके ज़रूरत के हिसाब से, अगर उसके देश में वो चीज़ नहीं है तो इस देश से उसको आयात किया जा सकता है, वो उसकी पूर्ति करवाए ताकि सब लोग जी सकें। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम की अच्छी हमारे पास नहीं है व्यवस्था, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम का खाना हमारे पास अच्छा नहीं है, उतना नहीं है जितना में हम पूरे देश को चला सकते हैं, तो हम पेट्रोलियम ख़रीद कर लाते हैं। अगर आज ये सरकार कह दे कि हम पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे तो लमसम सारे लोगों की गाड़ी जो पेट्रोल पे चलती है रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी, आप मतलब समझते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। तो वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाज़ार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आज से विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, जो उस समय में आया 1991-90 के दशक में, कि देखा कि सारा विश्व अटैच हो रहा है, मार धाड़ की ज़िंदगी को छोड़कर, लड़ाई को छोड़कर, झगड़ों को छोड़कर। हमारा चीन के साथ कितना मतलब दुश्मनी का टक्कर है। चीन को तो छोड़ दिए, पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी दुश्मनी की टक्कर है, ठीक है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन व्यवसाय वो चीज़ है जो हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान से भी बिजनेस होता है, चाइना से भी बिजनेस होता है, नेपाल से मुश्किलें बढ़ी है, नेपाल से बिजनेस होता है। मतलब आप बिजनेस को रोक नहीं सकते। बिजनेस को रोकने का मतलब इस खुलेपन से में कैद हो जाएगा, है ना, एक लोहे की जंजीर में आप कैद हो जाएंगे, जहां आपके देश की अर्थव्यवस्था मर जाएगी, वहीं पर आप बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरा दुश्मन ही है तो क्या है, मैं बेचकर 2 पैसा ला रहा हूं तो क्या दिक्कत है कि नहीं। बात समझिए इस बात को। अब दुश्मनी के चक्कर में हम ये कह दें कि हम सामान नहीं बेचेंगे तुमको, नुकसान तो अपना ही होना है ना, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है, मतलब अर्थव्यवस्था को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। आप ऐसे शब्दों में लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ कि वैश्वीकरण से आज से अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है, वैश्वीकरण कहलाती है। तो सरकार ने ऐसा किया कि भाई चलो सबके साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाकर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं। व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन के 3 लाभ बताइए। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आंसर देखिए, थ्योरी में क्या है कि आंसर तो रटे नहीं जाएंगे। आप ये बात जान लीजिए कि पूरा आप रट नहीं सकते हैं, ये बात आप पहले ही समझ लीजिए। आप पूरा नहीं रट सकते हैं। तो सर पूरा रट नहीं सकते तो क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए, वो सारी चीज़ें आपके आसपास ही, आप लिख सकते हैं उसको। अब निजीकरण का मामला था, आप तो रोज़ सुनते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो अपने शब्दों में लिखना है। क्या ज़रूरत है हमारे शब्दों को यूज करने का, क्या ज़रूरत है किताब को यूज करने का। बिल्कुल नहीं करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर सफल नहीं हो पाओगे, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे ढंग से, ठीक है। अपना जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, ये बात आप समझ लो, लिख लो इस बात को कि अपना नोट्स जब तक नहीं बनाओगे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। तो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के 3 लाभ आपको बताना है। वातावरण समझते हो, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी चलती है। अब कोई बिजनेसमैन है, उसकी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, मार्केट में चल रही है। किससे चल रही है, सरकार से चल रही है, ग्राहकों से चल रही है, कानून से चल रही है। अब बताओ कि कानून है तब तो बिजनेस है,
दायरे में रहकर काम करते हैं, वरना लूटपाट होती रहती। आए दिन किसी को मार दिया जाता है, आपकी दुकान में चोरी हो जाती, आपके साथ कोई धोखा होता तो सरकार नहीं सुनती। ठीक, कानून भी है ना। अब इससे उसकी ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, तो उस ज़िंदगी में जब बदलाव आ रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना होगा आपको। मान लिया जाए हो सकता है सरकार के कोई कानून बदल जाए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए लोगों की हालात बदलती चली जाए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए कि अभी मान लिया जाए कि पूरा देश बंद है। ठीक है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, आपका जो है कॉस्मेटिक का बिजनेस है। ठीक है, आप कॉस्मेटिक पे कॉस्मेटिक जो है उत्पादन करते चले जाइए, खरीदेगा कौन भाई? बेवकूफ़ हैं आप। खरीदेगा कौन आपको? यहाँ लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, आप कॉस्मेटिक खरीदेगा, एसी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा आदमी? बताइए, नहीं ना। तो आप अगर जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वातावरण के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, आपका उत्पादन करना है, क्योंकि चीज़ें फंस जाती है। अब सपोज कर लीजिए होटल है आपका, आप समोसे छान कर बेचते हो, छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके घर आसपास में भी होगा। अब भाई ऐसा है कि मान लिया जाए कि अभी सुबह में ऐसा लगा कि बारिश हो जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि मौसम ख़राब है तो जो उत्पादन आप करते हैं उतना उत्पादन तो आप नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि बारिश लगी है तो बहुत बारिश हो जाए, और ऐसे में अगर आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो जो आपने समोसे बनाए हैं वो तो बर्बाद चले जाएंगे, उसमें जो कॉस्ट आपके लगे वो तो ख़त्म, उसमें आप मात खा जाएंगे भाई। तो आपको व्यावसायिक वातावरण जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, उसका अध्ययन आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण से आशय, ठीक, व्यावसायिक वातावरण से आशय लाभ समझना है ना। ठीक है, पहले तो समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक से मैंने लिखा है इसमें, प्रतिस्पर्धाओं की व्यू रचना को समझना है। आप अगर मार्केट में कोई सामान बनाते हो तो आज के डेट में आप अकेले नहीं हो। ठीक, आप बहुत पैसा लगा के मॉल खोल दीजिए। ठीक, ये मत समझिएगा कि दूसरे के पास पैसा नहीं है कि वो आपके सामने कंपटीटर नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है, अपने आप को कभी भी बहुत ऊंचा नहीं समझना है। आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में ऐसा तो संभव नहीं है। हर आदमी, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है हमारे देश में। तो प्रतिस्पर्धा की व्यू रचना की जानकारी आपको समझना है कि अगर मैं कोई सामान बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरा भी यही सामान बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? जो हमारा कंपटीटर है, जिससे मेरा प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, जिससे मेरी जंग है, मुझे उससे आगे निकलना है, उसको जीतना है। ठीक है, उसके सामान से अच्छा सामान बनाना है, तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। मान लिया जाए कि 2 आदमी दौड़ रहा है, तो 2 आदमी, ऐसा नहीं कि आप सीधे आँख मूंद के दौड़े चले जाइए, आपको बगल वाले पर नज़र भी रखना पड़ेगा कि वो बंदा किस स्पीड से जा रहा है। ये नहीं कि उसको देखते रहो, लेकिन एक नज़र तो आपको रखना पड़ेगा, हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम आँख मूंद के दौड़े जा रहे हैं, ठीक, राइट ना, और पता चले कि हमारी स्पीड उसके स्पीड से बहुत कम रहेगी। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना, देखना भी है। तो प्रतिस्पर्धाओं की व्यू रचना का मतलब उसका क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो प्रोडक्ट बना रहा है, किस रेंज में बना रहा है, किस मात्रा में बना रहा है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आम जनता से आपको पैसे कमाने हैं। आम जनता उसी वस्तु को खरीदेगा जहां सस्ता और अच्छा मिल रहा हो। ठीक है, आप भी जाते कोई सामान खरीदने के लिए, भैया क्या निकाल दो, तो सस्ता में कोई अच्छी सामान निकाल दो। 95% लोग यही बोलते हैं। ठीक है, सस्ता में कोई अच्छा सामान निकाल दो, फिर दुकानदार भी उसी सामान को निकाल कर देता है सस्ता में कोई अच्छा। तो आपको भी सस्ता में कोई अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे बना रहे हैं, हमको भी कैसे बनाना है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धाओं की व्यू रचना की जानकारी क्या है? प्रतिस्पर्धा से आगे और बेहतर, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपके प्रतिस्पर्धी कंपनी, उससे आगे और बेहतर करने के लिए वातावरण का अध्ययन आप करते रहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये ख़त्म हुआ। टॉपिक आप नोट कर लो कम से कम और लिखो। संगठन को गति देने के लिए, संगठन रुक जाएगा आपको। आप अगर समाज के साथ, आप अगर सरकार के साथ, आप अगर कानून के साथ, आप अगर प्रतियोगी के साथ नहीं चलेंगे ना, तो आपका संगठन रुक जाएगा, आप वहीं रह जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप गांव देहात में देखेंगे कि बहुत सारे ओल्ड फैशनेट आदमी होता है, मतलब वो दुनिया के साथ नहीं चल पा रहा है,
उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उसके पास नए तरीके का कपड़ा नहीं है, उसके पास वो नई तरीके से जीना नहीं चाह रहा है, उसके पास वो स्टाइल नहीं है, वो अभी भी पुराने ख्यालों में पुराने तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। ये बात अलग है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, है ना कहीं हमारा पुराना समाज बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इस समाज में ज़िंदा रहने के लिए आपको इस समाज के अनुसार काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे खादी को आप देख लीजिए, खादी पुराने ज़माने की शान है हमारे देश की, खादी से हमारी पहचान है, लेकिन उसने अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। अपग्रेड नहीं किया तो हमारे समाज के साथ वो नहीं चल पाया वो बिज़नेस, ठीक है। कितने लोग खादी का वस्त्र पहनते हैं? बहुत कम लोग। चल, तो संगठन को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए बाध्य घटकों, जो घटक बाधा पहुंचाती है, आपके प्रतियोगी आपके साथ बाधा पहुंचा सकते हैं, आपके सप्लायर आपके साथ धोखा कर सकते हैं, ठीक है। सरकार आपके सामान के साथ बाधा कर सकती है, कोई गलत सामान बेचेगा तो सरकार रोक देगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको ध्यान में रखना है। आर्थिक सामाजिक दशाओं, अपने समाज की आर्थिक स्थिति देखिए, नई घटनाओं के बारे में जानकारी लीजिए, प्रबंधकों को सचेत रहना होगा, नहीं तो आपकी गति रुक जाएगी, कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति, अपने देश का आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति सब देखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हाँ क्या था भाई, ये 23 नंबर ख़त्म हुआ नहीं? अच्छा ये देखिए, एक टॉपिक छूट रहा था, तीसरा। 3 टॉपिक मैंने लिखा है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे तो 2 टॉपिक लिखिए, 2 में से कोई एक याद रहे। ठोस निर्णय लेना संभव हो पाता है अगर आप वातावरण के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप ठोस निर्णय ले सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। वातावरण में होने वाले लगातार परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए आपको वातावरण का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ठोस निर्णय को ले सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 टॉपिक था, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक टॉपिक, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, और यहाँ पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है? ठीक है, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि 1991 में देश की स्थिति जब ख़राब थी, देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए बहुत बुरी तरह हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी उस समय में, ठीक है। तो बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 3 नई नीति अपनाई। उदारीकरण, जैसा कि पीछे मैंने आपको समझाया, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तीनों नीति अपनाई, और इस नीति को कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति कहलाई जाती है। क्योंकि 1985 में भी एक नीति बनी थी, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। उससे पहले भी बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ बनी, वो सब कारगर नहीं हो पाई, तो उसको ओल्ड कहा गया। अब जो 1991 में अपनाई गई वो परफेक्ट रही, और उसने हमारे देश को जीवित किया। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री थे उस समय में, उनको लोग आज भी सम्मान की नज़र से सिर्फ इसलिए देखा जाता है क्योंकि जिस समय हमारे देश की स्थिति बहुत बदतर थी, ठीक है ना, यूँ समझिए कि भुखमरी की हालत थी, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति को इन्होंने अपनी नीतियों से उबार कर लिया है, इसलिए सम्मान की नज़र से लोग उनको देखते हैं। वित्त मंत्री के बाद सौभाग्य से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है। चलिए, तो जुलाई 1991 ईस्वी में देश की आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण अपनाया। इसी को कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति कहा जाता है। आइए अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। नियोजन जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर है, ये हमने क्वेश्चन को सीरियल वाइज में लिया है ताकि आप अच्छे से आप पढ़ सको। चैप्टर का टेंशन ना रहे कि मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया, वो चैप्टर ख़त्म किया, आप पढ़ लो बस, ठीक, कंप्लीट कर लो सीधे। नियोजन क्या है? नियोजन का मतलब तो बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा सा है। नियोजन का को इंग्लिश में ज़्यादा आप समझोगे। प्लानिंग क्या है, ठीक है, प्लानिंग है ना। भाई कल का क्या प्लानिंग है? तो कहोगे भाई कल तो मेरा बर्थडे है, पार्टी रखनी है। कल सर का बर्थडे है तो चलो सर के लिए पार्टी रख लो। या कल यार कुछ प्लानिंग नहीं है, चलो ये भी सही है कि कुछ प्लानिंग नहीं है। यार प्लानिंग है, चलो ये भी सही है कि कोई प्लानिंग, कहीं घूमने का प्लानिंग, कुछ करने का प्लानिंग है, ठीक है। मतलब कल के बारे में आज आपको सोचना है कि भविष्य की क्रियाओं को, है ना, भविष्य की क्रियाओं को वर्तमान में तय करना ही नियोजन, ये वो छूट गया है, नियोजन कहलाता है। बहुत सीधा सा आंसर मैंने लिख दिया यार, कि नियोजन भविष्य की क्रियाओं को वर्तमान में आप तय कर रहे हो, ठीक है। कल जो होना है उसको अभी आप तय कर रहे हो कि कोई काम कब
कहाँ, कैसे, किस तरह, कौन इत्यादि। कब, कहाँ, कैसे, इसको याद कर लीजिए। कब, कहाँ, कैसे कोई काम होगा, कब, कहाँ, कैसे कोई काम होगा, इसको जो हम तय करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग नियोजन कहते हैं, राइट। यह प्रबंध का प्रथम कार्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो भाई प्रथम कार्य है कि नहीं। मज़ा आ रहा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब जो फ्यूचर का काम है उसे हम वर्तमान में तय करते हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जान लीजिए कि जो आपका स्टेट बोर्ड है उसका ये हीरो क्वेश्चन है, ठीक है। नियोजन मानसिक प्रक्रिया, जी भाई मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। कोई बहुत बलवान है, दिमाग नहीं है, क्या वो प्लानिंग कर पाएगा? क्या वो अच्छा सोच सकता है अपने भविष्य के लिए? क्या वो फ्यूचर के लिए अच्छा सोच सकता है? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक कोई विकलांग है लेकिन वो उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो उससे ज़्यादा सफल है। मैं बता दूं आपको कि जो विकलांग है उसका दिमाग तेज़ चल रहा है और कोई बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है ना, तो वो विकलांग उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकता है, कहीं ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ताकत से नहीं होती, आदमी दिमाग से जाना जाता है, राइट। तो नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं बिजनेस में, ऑफिसर सब, ठीक है, मैनेजर सब, वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड होते हैं। वहाँ शारीरिक परीक्षा उनकी नहीं ली जाती है, ठीक है। उनकी परीक्षा सिर्फ दिमाग की होती है कि आप सोच पाते हो कि नहीं, कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर कोई परेशानी आ जाए तो क्या करोगे? ये उनके दिमाग की चिंतन मनन दूरदर्शिता चेक की जाती है। और जिन लोगों के पास ये होती है वो बैठते हैं, काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिमाग लगाते हैं। काम वो करते हैं जो दिमाग कम लगाते हैं, जो मेहनत लगा सकते, पसीना बहा सकते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। और दिमाग चलाते कौन है? जो मानसिक, जो नियोजन करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। ये बात समझ लीजिए। तो नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, जो प्लानिंग है प्यारे बच्चों वो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि योजना बनाने वाले को संभावित कार्य विधि एवं विकल्पों में से कोई भी काम आप करने बैठिएगा तो बहुत सारे विकल्प आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एक काम को करने के हज़ारों तरीके होते हैं, राइट ना। आपको अपने शहर, गांव से शहर जाना होता है तो कई रास्ते हैं जिससे आप जा सकते हो। अब आपको उन रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना है जिसमें आप सेफली अपने शहर जाओ, शहर से घर आ जाओ, ठीक है, और समय भी कम लगे। चीफ एंड बेस्ट, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है और यह कार्य दूरदर्शिता, इतना बात याद रखिएगा, दूरदर्शिता, दिमाग उसी को कहा जाता है तो दूर की बातों को वर्तमान में सोच सके कि फ्यूचर में ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। विवेक, जिसके अंदर विवेक होता है, चिंतन पर निर्भर करता है। आपका चिंतन अच्छा है, आप सोचते अच्छा है, आप दिमाग अच्छा चलाते हैं, तब आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। निर्णय करता है जैसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात जान लीजिए कि ये चीज़, ये गुण हर किसी में नहीं भी होता है, ठीक है। तो चले, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि योजना बनाने वाले को संभावित विधियों, योजना जो भी लोग बनाते हैं उसको कई विधि होती है, विकल्प होते हैं, उसमें सर्वोत्तम का चयन करना होता है। और ये चयन सिर्फ दिमाग वाले लोग करते हैं, ठीक है। हाथ पैर से बलवान लोग नहीं करते हैं, जिनका दिमाग सुस्त होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ भाई, नियोजन तो हमेशा चलेगी। अब कोई काम के लिए आपने प्लानिंग कर रखा है, जैसे पढ़ाई के लिए आपने प्लानिंग कर रहा है कि ये मुझे पढ़ना है, जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक तो प्लानिंग चलेगी भाई। अगर आप प्लानिंग को छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे आपको पढ़ना है, सफल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर आप प्लानिंग को छोड़ दोगे तो आप तो नहीं सफल हो पाओगे ढंग से। बस समझ रहे हो बात को, आप सफल नहीं हो पाओगे। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के साथ ही समाप्त हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में हर समय प्लानिंग चलेगी। आप जब जन्म नहीं लिए थे तब से आपके लिए प्लानिंग चल रही है माता पिता की प्लानिंग रही होगी, राइट। फिर जब आप यहाँ आने वाले होंगे धरती पर, उससे पहले पिताजी ने आपके नाम का प्लानिंग किया होगा,
आपके लिए बहुत सारे गिफ्टेड खरीदे होंगे, आपके लिए जो है सो कुछ गुड्डे खरीदे होंगे, कुछ खिलौने खरीदे होंगे, खरीद कर रखे होंगे, राइट ना, कि बच्चा होगा, बेटा होगा तो ये नाम दूंगा, बेटी होगा तो ये नाम दूंगा। ये सारी चीज़ें जब आप मरोगे ना तो फिर से आपके लिए प्लानिंग होगी, ठीक है, कि आपका संस्कार कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, फिर उसके बाद है ना बहुत सारे क्रियाक्रम होते हैं, सब आपके लिए किए जाएंगे। तो प्लानिंग एक ऐसा शब्द है, नियोजन, जो ताउम्र चलता रहता है। ये बात आप समझिए। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त हो जाती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है, नियोजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि आप नियोजन पे ही चल रहे हो, राइट। और एक प्रबंधक जैसे प्रबंधक का कार्य समाप्त करता है, वैसे ही अगले कार्य के लिए लग जाता है। आप सोच कर देखो, छोटी सी परेशानी देखो। आप जब नर्सरी में थे तो नर्सरी ख़त्म हुआ तो उसके अपर क्लास के लिए आप प्लानिंग किया, वो क्लास ख़त्म हुआ तो उसके अपर क्लास के लिए आपने प्लानिंग किया। इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो आप नौकरी की प्लानिंग करेंगे, नौकरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप शादी की, मतलब उसी के बीच में जो भी प्लानिंग करोगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, ये प्लानिंग भी करके रखनी पड़ेगी। तो नियोजन ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है। लाइफ इज़ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग। तो एक प्रबंधक जैसे प्रथम कार्य खत्म करेगा, वैसे ही अगला कार्य करने के लिए नियोजन करना होगा। पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे मैं पढ़ाता हूँ। अतः नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन किस प्रकार नियंत्रण में सहायता या संभव बनाती है। देखिए क्या है, नियंत्रण का मतलब होता है कि जो आपने सोचा है वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और किस वजह से कमी है, कहाँ कमी छूट गई, उसको ठीक करना है। नियंत्रण का मतलब यही होता है, सिंपल मतलब है, ठीक है, कि आपने जो कमी छोड़ दिया, आपने जो तय किया था वो तय किया हुआ काम नहीं हो पाया, तो उस तय किए हुए काम में क्या ऐसी कमी रह गई कि नहीं हो पाया। आप मैच देखते हो, मैच में एक टारगेट होता है, अब टारगेट नहीं अचीव होता है तो काउज ढूंढे जाते हैं, किसके वजह से टारगेट नहीं अचीव हो सका, ठीक है, बात समझ रहे हैं, किसके वजह से नहीं हो सका। अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर बार बार ऐसी गलती हो रही तो उसको हटाया जाएगा, फिर नया कोई दूसरा खिलाड़ी को रिप्लेस किया जाएगा। तो नियोजन जब तक नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तब तक आप रिप्लेस कैसे करोगे। तो टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। तो नियोजन को टारगेट मानिए, ठीक है। नियोजन नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि नियोजन ये बताता है कि जाना कहाँ था, और नियंत्रण ये बताता है कि सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। तो अगर मैं ये देखूं कि वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मान लो कि यहाँ से मुझे कंट्रोल करना है इस बंदे को, तो इसका यहाँ से आना भी तो ज़रूरी है कि मैं इसको देख सकूं, मतलब प्लानिंग भी तो ज़रूरी है। बगैर प्लानिंग के, अब जैसे मान लो कि मैं आपका बॉस हूँ, ठीक, आपका टीचर हूँ, चलो टीचर मान लो सबसे पहले तो, और मैंने आपको आज की क्लास में कहा कि भाई कल मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन चेक करो, ठीक। अब भाई आप सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने ये कल नहीं कहा था, तो ये जो मेरा कंट्रोलिंग है तुम पे, मैं जो कंट्रोल करना चाहता हूँ कि किसने गलती की है उसको मैं पीट दूँ या उसको सज़ा दूँ या उसको क्लास से भगा दूँ, ये जो भी करूँ, उसको डांटूँ, उससे बातें करो, तो ये तब होता है ना जब मैं कल, मतलब प्रीवियस डे में, मतलब आज से पीछे मैं कहता आपको, मैं आपको प्लान देता, तब तो मैं आज आप पे कंट्रोल करता। बात समझ रहे हैं। तो नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। नियोजन जब होगा तभी आप नियंत्रण कर सकते हैं। नियोजन क्रियाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, आप ये समझ लीजिए। नियोजन क्या करता है, लक्ष्य बनाता है, और नियंत्रण उस लक्ष्य को पूरा करवाने का काम करता है। कल मैंने, मान लिया जाए आज 14 तारीख है, तो 13 तारीख को मैं लक्ष्य बनाऊंगा, तब मैं 14 तारीख को आप पे कंट्रोल करूंगा, और जो लक्ष्य 14 को बनाऊंगा उसका कंट्रोलिंग आप पे 15 तारीख को करूंगा, आपने क्यों नहीं पूरा करा, ठीक है। साथ ही त्रुटियों को हमेशा के लिए समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि आप गलती न करें, ताकि बार बार गलती करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और अतः नियोजन नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल में कि नियोजन के बिना नियंत्रण नहीं है। पहले नियोजन किया जाता है किसी काम के लिए, अब वो काम हुआ या नहीं हुआ उस पर नियंत्रण किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में।
चलिए, यदि नियोजन में भविष्य का विस्तृत विवरण अलिप्त होता है, तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया मैं नहीं बता सकता, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। यदि नियोजन में भविष्य का विस्तृत विवरण अलिप्त है, मैंने आपको क्या कहा, नियोजन में आप भविष्य के बारे में सारी बातें तय कर लेते हैं, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, है ना, कौन करेगा, ये काम कैसे होगा वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ किसी की गुलाम नहीं हैं, ये बात आप जान लीजिए। नेचर किसी का गुलाम नहीं है, किसी आदमी का, ठीक है। क्या हो जाएगा, कई बार आप पूरी सतर्कता के साथ चलते हो, जैसे मान लो कि रोड पे आप बहुत सतर्क, आपने सुना भाई कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो आप रोड पे बहुत सतर्कता के साथ जा रहे हो, बहुत आराम से जा रहे हो, प्यार से जा रहे हो, ठीक है। आपकी गाड़ी की स्पीड 30 से 40 है, ठीक है, लेकिन आप तो ठीक जा रहे, उधर से एक बंदा बहुत पी कर आया, पी के, और उसने आपको ला के ढाई कर दिया, है कि नहीं। आप तो सतर्क थे, लेकिन दूसरा आपसे आपकी सतर्कता को भंग करके चला गया। तो नियोजन तो करना ही है। देखिए, आप अगर नियोजन नहीं, तो सर आप कहोगे सर नियोजन ना करें, ऐसा ना चलाएं, हम भी स्पीड में। आप अगर स्पीड आप चलाओगे ऐसे, तो आपको तो 100% नुकसान है। हाँ, ऐसे में नुकसान नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप आराम से जा रहे हो, ऐसा कभी कभी किसी के साथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग आँख मूंद कर ये काम करते हैं, चलाते हैं बाइक वगैरह, उसके साथ आए दिन होती है। तो ऐसा नहीं कि आए दिन से अच्छा है कि कभी कभी ही हो, ठीक है। तो नियोजन तो करना है, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप सेफ हैं, आप नुकसान हो सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें कि नुकसान अगर होती है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है जी, कल को जो होना है उसको मैं आज तय कर रहा हूँ, तो नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है। और पूर्वानुमान सत्य हुए तो नियोजन सफल है, पूर्वानुमान सत्य नहीं हुए तो नियोजन असफल है। अब मैंने कहा कि कल मुझे शहर जाने, घूमने जाने, यार आज बहुत अच्छी से पैकिंग वैकिंग कर ली, पूर्वानुमान था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐन वक्त पे बारिश हो गई, नहीं जा पाया। ऐन वक्त पे दादाजी बीमार पड़ गए, नहीं जा पाया। अब दादाजी बीमार पड़ेंगे ये थोड़ी मैंने सोचा था। ऐन वक्त में पड़ोस के कोई बुज़ुर्ग निपट गया, अब भाई कैसे पता था, ठीक है। सब कुछ ठीक रहता तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी रेयर केस में होगा आपको, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है। यदि पूर्वानुमान सत्य हुए तो ठीक है, आप सफल हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पूर्वानुमान अगर गलत सिद्ध हुए, पूर्वानुमान आपने गलत सही तरीके से किया है कि ये चीज़ें ठीक है नहीं है, तो फिर तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता। नियोजन केवल एक खर्चीली पद्धति बनकर रह जाएगी, ठीक है। इस तरह नियोजन सफलता को आश्वस्त नहीं करती है। मान लिया जाए कि आप कोई सामान बनाना चाहते हैं, आप मार्केट में कोई सामान बेचना चाहते हैं, मोबाइल बनाकर बेचना चाहते हैं, सिंपल है। आपने सोचा कि भाई 3G मोबाइल 4G मोबाइल तो लोग खरीद रहे हैं, मैं 5G बना के बेच रहा हूँ, चलो 5G का प्लानिंग मैंने कर लिया। अब मान लो कि ये पूर्वानुमान है आपका, अब पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग आपने ये काम कर लिया, लेकिन हो सकता है कि 4G 5G हमारे मार्केट में उसके लिए नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। तो पूर्वानुमान तो ठीक था, लेकिन पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग ये जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज नहीं हो पाया, वो डेवलप नहीं कर पाया, फिर तो भाई आपका कोई काम नहीं है। आपने जो भी लगाया है प्लांट वगैरह, उसको फ़िलहाल बंद करके रख दीजिए, ताला लगा दीजिए उसमें, ठीक है। तो नियोजन खर्चीली पद्धति हो जाएगी। तो यही कहा है कि हाँ ठीक है कि नियोजन में भविष्य है, सब कुछ तय कर लेते हैं, लेकिन सफलता आश्वस्त नहीं कर सकते कि नियोजन में सफल हो ही जाना है 100% नहीं, 1% तो कमी रहेगी, 100% लेकर नहीं चलेंगे, ये कह रहा है आपको। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा एग्ज़ाम तक, ठीक, याद रहेगा। मैं कह रहा हूँ याद नहीं करना है, लेकिन इस वीडियो को कई बार देखते रहना है और इसको पढ़ते रहना है, याद नहीं करना है। एक नज़र देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा। अगर आप पूरा 121 क्वेश्चन है ना मेरे इस सीरीज़ में, आप चाहो तो एक घंटे में इसको पूरा एक बार इधर से उधर देख सकते हो, ठीक है, अगर ये PDF आप तक पहुंच जाए तो। लेकिन आप याद नहीं करो, ठीक है। उद्देश्य एवं नीति में अंतर बताना है आपको, 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको अब हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है, और बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपके लिए वीडियो अगला बनाऊं अगर आप चाहते हैं तो,
नहीं चाहते हैं तो फिर तो मैं बंद कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका जवाब आपको देना है, राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है, समझिए बात को थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कल कोई मैच खेलना है, ठीक है, क्या आपका उद्देश्य हो गया, सीधा सा मतलब समझिए, ये आपका उद्देश्य है, कल मैच खेलना है भाई, ठीक है, मैच खेलना ये आपका उद्देश्य है, मैच ही सिर्फ उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन सिर्फ खेल लेने से ऐसे गए और जीत के तो आ नहीं जाएंगे, बात समझिए, जीत के तो आ नहीं जाएंगे। वहाँ पे छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा नियोजन नीति बनाना पड़ेगा, रणनीति जीतने के लिए। उद्देश्य कौन था, मैच खेलना। अब उस मैच को जीतने के लिए भाई हमारे पास प्लेयर 11 है, मान लो एक प्लेयर 2-4 प्लेयर अच्छे ले आता हूँ, ये नीति मैंने बनाया। मैच मेरा उद्देश्य है, लेकिन अब मैं नीति बना रहा हूँ, यार जीतेंगे कैसे, सामने वाला आपके पास अच्छे खिलाड़ी है, मेरे पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, उसके पास धोनी है, पठान है, सब कुछ है, मेरे पास तो भाई जिम्बाब्वे के प्लेयर जैसी हालात बनी है तो चलो मैं कोई अच्छा रिकी पॉन्टिंग टाइप का आदमी ले आऊँ, दूसरी टीम से मंगा लूँ। ये आप नीति बना रहे हो, ठीक है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, आप नीति बना रहे हो, समझना बात को, ठीक है, कितना आसान है। तो उद्देश्य वह बिंदु होता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, मैच खेलना आपका उद्देश्य, और नीतियाँ उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग को बुलाओ और उस उद्देश्य को प्राप्त करो, ठीक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए इधर है भाई, उद्देश्य प्राप्ति के लिए अन्य योजनाएं बनाई जाती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ियों को कुछ बुलाने हैं। ये केवल पथ प्रदर्शक का काम करता है, कौन, नीति, ठीक है। इसने आपको बताया कि ऐसा कर सकते हो, उद्देश्य तो मिलेंगे आपको, लेकिन आप इस पथ पे चलो, ठीक है। उधर धोनी पठान है तो इधर विराट कोहली को ले आओ, राइट। ऐसा होता है जब आप मैच खेलते हो तो ऐसा करते हो, है ना, कि जब बंटवारा होता है खिलाड़ियों का तो आप देखते हो कि भाई तुम्हारी तरफ एक बॉलर गया तो मेरी तरफ भी एक अच्छा बॉलर होना चाहिए, तुम्हारी तरफ 2 बैट्समैन अच्छे चले गए, ये मोहन सोहन चला गया तुम्हारे पास तो राम श्याम मुझे दे दो यार, ठीक है, ऐसा करते हो कि नहीं। तीसरा, बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं। बिना उद्देश्य का ऐसे थोड़ी चले जाओगे मैदान ग्राउंड में, नहीं ना, उद्देश्य रहेगा तब तो जाओगे। तो बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं की जा सकती, अतः यह अति आवश्यक है। उद्देश्य पहले आवश्यक है, इनका निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है, इतना आवश्यक नहीं कि आप इतना नीति बनाए ही, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसे भिड़ जाते हैं, देख लेंगे जो होगा सो देखेंगे, ठीक है। ये बनाई भी जा सकती है और नहीं भी बनाई जा सकती, ठीक है, राइट। अब मैंने कहा उधर धोनी पठान जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे पास नहीं है, चलो ऐसे ही देख लेते। कभी कभी तो उलट पुलट कर ही देता है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को भी जिम्बाब्वे हरा देती है, ठीक है, ऐसी टीम गांव देहात वाली, ठीक है, ऐसी होती है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है। मैच आपका उद्देश्य है, उस मैच में जीतेंगे कैसे, उसमें जो टेक्निक आप अपनाएंगे वो आपकी नीति है, वो आपकी पॉलिसी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर लगा होगा हमारे ये सीरीज़, और लग रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक 31 से करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर उल्टाइए और देखिए, ठीक है, मेरे सेट से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। ऐसा एफर्ट आपने नहीं देखा यूट्यूब पे, मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ आप देखेंगे कहीं से भी कोई सी भी क्वेश्चन आपको करवा दी गई नहीं, सीक्वेंस में एक क्वेश्चन, जो बुक के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। यही दायरा है एग्ज़ाम का, वो आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तो चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो को यहाँ से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से, ठीक, यहाँ से। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू की गई, ठीक। नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू की गई। आपके पास ऑप्शन है 1991, 1992, 1993 और 1985, ठीक है। आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं, ठीक। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक।
कम से कम एक ईमानदारी, मैं आपको इतनी अच्छी कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक ईमानदारी मेरे लिए आप करिए कि आप अपने कई दोस्तों के पास, अपने कोचिंग के दोस्तों के पास शेयर करिए, उससे बताइए कि BST अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा BST के 2 ऑब्जेक्टिव सेशन डले हुए हैं चैनल पे, 2 ऑब्जेक्टिव, एक तो PDF फॉर्म में डले हुए हैं लाइव सेशन, और एक बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, वो एक एक क्वेश्चन आप देखिए, ठीक। तो BST का टेंशन छोड़ दीजिए। EPS के भी इसी तरीके के, EPS कंप्लीट है चैनल पे, इसी तरीके का PDF कंप्लीट मैंने किया है चैनल पे, वो आप देखिए। इसके अलावा EPS के भी ऑब्जेक्टिव डले हैं, अकाउंट के भी ऑब्जेक्टिव हैं, अकाउंट के प्रैक्टिकल हैं, अकाउंट की थ्योरी है। क्या चाहिए आपको, पूरे कॉमर्स की तैयारी आप कर सकते हो हमारे चैनल पे। थोड़ी सी जो भी कमी है उसको पूरी करूँगा मैं धीरे धीरे, बस आपका साथ बनाना है। और जितना प्रेम मिल रहा है बच्चों से वो बहुत है, और उसको थोड़ा और बढ़ाइएगा, चैनल को और ग्रोथ मिलना चाहिए अगर आपको लगे तो, ठीक है जी। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं प्रत्येक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, फेयर जरूर करें, नोट्स बनाएं, अपने शब्दों में बनाएं, जो नहीं कि मेरे ये शब्द हों, बस समझ के अपने शब्दों में बनाएं। बाय बाय, टेक केयर।